मैं हूं आसिया। एक बार फिर से हमारी चौपाल सजी है और ये चौपाल इसलिए सजी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं हम उसका विश्लेषण करेंगे कि उन परिणामों का झारखंड में क्या असर पड़ने वाला है। 14 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं और बाकी 9 सीटें एनडीए बचाने में कामयाब रहा है। लेकिन इन नतीजों के बाद झारखंड में कौन मजबूत कौन कमजोर नजर आ रहा है, उससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि इसका असर अब झारखंड की राजनीति पर क्या पड़ेगा। तो चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, उदय जुड़े हुए हैं, मदन और करिश्मा। तो सभी हम ये आकलन करेंगे और चर्चा करेंगे कि इन परिणामों का असर अब झारखंड की राजनीति में, चूंकि यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों के बाद, क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले रंजन जी आपके पास आती हूँ। ये जो नतीजे आ रहे हैं उसका आकलन किस रूप में आप कर रहे हैं? देखिए, दोनों जो खेमा है, चाहे आप एनडीए ब्लॉक की बात कर लीजिए या आप इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए, दोनों के लिए सोचने को बहुत कुछ है और दोनों अगर इससे पॉजिटिव ढूंढें तो दोनों को इस चुनाव से पॉजिटिव में मिलेगा। लेकिन दोनों के लिए एक स्पेस है कि वो वहां से आगे किस तरह से सुधार कर सकते हैं, ये देखना होगा। अगर आप बीजेपी के प्रोस्पेक्ट से सोचे तो उसके लिए जो चिंता की बड़ी बात है वो ये है कि जो 5 शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर उसकी हार जो है वो क्यों हुई। और अगर आप दुमका को छोड़ दें तो पहले फेज की जो 3 सीटें थी, खूंटी आपको बात कर लीजिए, सिंहभूम और लोहरदगा, और राजमहल जो आखिरी फेज में था, ये 4 सीटों पर खास करके दुमका को छोड़कर कि इतनी करारी शिकस्त उन्हें झेलनी क्यों पड़ी है, क्योंकि वो हार बड़ी है। तो इसलिए अब उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि वो ये सीटों पर बेहतर नहीं कर पा रही है। क्योंकि 2019 का जब आप विधानसभा भी चुनाव देखेंगे तो जो एसटी आरक्षित सीटें थी वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तो अब उसे सोचना होगा कि वो क्या करे। बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष। वो खुद आदिवासी लीडर हैं, बड़े आदिवासी लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है बीजेपी को क्या ट्राइबल वोट्स जो है वो पहले जैसे मिल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आगे हम आंकड़ों पर बहुत कोशिश की गई रंजन जी ट्राइबल वोट को रिझाने के लिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया, उन्हें आदिवासी कल्याण विभाग भी दिया गया, राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी हैं। इसके अलावा कई योजनाएं आदिवासियों के लिए लाई गई। फिर कमी कहाँ रह गई? क्यों आदिवासी मतदाताओं को झारखंड में रिझा नहीं पाई बीजेपी? जी, यही एक बड़ा सवाल है जिस पर कि बीजेपी को सोचना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ये अब लगातार दूसरी बार हो गया। 2019 के विधानसभा में हुआ, तब तो एक बातें कही जाती थी कि उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे, ट्राइबल्स को लग रहा था कि यहाँ जो ट्राइबल सीएम हुआ करता था वो बदला है, तो एक नाराजगी थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अभी तो बाबूलाल मरांडी खुद जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, बड़े नेता हैं। इसके बाद क्यों नहीं आया? इस बार जो वजह सामने आ रही है या जो आप आकलन कर सकती हैं, एक वो ये है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है और जो उन्हें जेल जाना पड़ा है, मुझे लगता है कि ट्राइबल्स जो है इसे उस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस वजह से भी मुझे लगता है कि ट्राइबल वोटर्स के अंदर नाराजगी आई है और उसका खामियाजा इस चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा है। जो 5 रिजर्व सीटें थी वहां पर आप देखिएगा कि जो मत प्रतिशत देख लीजिए या जो पिछली बार जो जिस तरह से वोट मिले थे उसमें क्यों मत प्रतिशत गिर रहा है, ये चीजें जो है अब बीजेपी को सोचनी पड़ेंगी। नहीं तो फिर विधानसभा चुनाव सामने है और अगर आप रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज में बेहतर परफॉर्म झारखंड में नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर आपने ये सोच रखा है कि फिर से हमें सत्ता में वापसी करनी है तो वो होना मुश्किल हो जाएगा। चलिए उदय, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं और बाकी हमारे सहयोगी भी हैं, सब बताएंगे अपने अपने तरीके से कि ये जो नतीजे हैं क्या असर अब झारखंड विधानसभा में इसका दिखेगा। देखिए, हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी मतदाता बीजेपी से नाराज रहे। इस बात का सबसे बड़ा इफेक्ट देखिए दुमका, चूंकि दुमका सोरेन परिवार की सीट मानी जाती रही है और संथाल में उनका वर्चस्व माना जाता रहा है, लेकिन वहां के आप आंकड़े अगर उठा के देखे जाएं तो जामताड़ा सिर्फ एक ऐसी विधानसभा रही है, जामताड़ा विधानसभा में सीता सोरेन को एक मार्जिन, बड़े गैप का सामना करना पड़ा। नहीं तो नाला, सारठ, दुमका, शिकारीपाड़ा और जामताड़ा,
लेकिन नाला, सारठ और दुमका में सीता सोरेन ने बड़ी लीड ली थी। वहां के मतदाताओं ने उनका साथ दिया था और वो भी आदिवासी बहुल इलाके हैं। लेकिन शिकारीपाड़ा चूंकि नलिन सोरेन का अपना गढ़ है और जामताड़ा जहां इरफान अंसारी विधायक हैं, वहां इन्हें वोट कम मिले और ये बड़ी वजह रही। लेकिन उसी तरह से देखिए, अगर खूंटी की बात की जाए, सारठ की अगर हम जी बात करें तो पिछली बार अगर आप देखें जी, जब सुनील सोरेन चुनाव लड़े थे तो सारठ में बीजेपी को 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड थी जी। लेकिन इस बार जो है वो सिकुड़कर 1,132 वोट ही रह गया है जी। तो जो बड़ी लीड आपको सारठ में मिला करती थी वो इस बार नहीं है। जामा में भी पिछली बार लगभग 8,000 से सुनील सोरेन लीड कर रहे थे, इस बार 5,686 वोटों से लीड है जी। इसके बाद नाला में पिछली बार 33,000 वोटों की लीड थी, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष का वो क्षेत्र है। इस बार वहां 21,000 की लीड सीता सोरेन को मिली है और दुमका में लीड सिर्फ पिछली बार से बढ़ी है। 9,865 वोटों की लीड पिछले बार थी 2019 में, इस बार वो बढ़ के हो गई है 10,433 वोट। तो ये आंकड़ा है। तो बीजेपी के वोट अगर आप देखें तो सारठ में गिरा है, वहां पर जो 20,000 की लीड थी वो घट के सिर्फ 1,000 के आसपास है। और जामताड़ा में पिछली बार गुरुजी को 15,000 की लीड थी, इस बार वो बढ़कर 35,000 हो गई है। और इसी तरह से शिकारीपाड़ा में पिछली बार 8,840 वोटों की लीड थी, वो इस बार वोटिंग परसेंटेज 25,000 जबकि 2% ही कम रहा है। जी देखिए, वोटिंग परसेंट तो ये है, हम वोटों की अगर बात करें और अगर आप इसे ओवरऑल अगर देखने जाएं तो दुमका में आपको दिखेगा कि पिछली बार जो है 47.3% मत जो है वो आपको सुनील सोरेन को मिले थे, जो इस बार गिरकर 44.32% हो गया है। और ये आप देखिए कि नलिन सोरेन का वोट प्रतिशत बढ़ा है, 46.23% हुआ है, पिछली बार वो 42.5% था। हालांकि ये जो बढ़ोतरी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जामताड़ा और शिकारीपाड़ा की वजह से है। और बीजेपी का जो मत प्रतिशत गिरा है वो सारठ में जो उसे वोट कम आए हैं, बिल्कुल उसकी वजह से गिरा बिल्कुल है। कहीं न कहीं थोड़ी उदासीनता तो रही है, ये भी दिखाई देता है। और कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन लगातार वहां लगे रहे, इसका भी प्रभाव दिखा है। तो ये एक फैक्टर तो हुआ ही है। लेकिन अगर खूंटी की बात की जाए तो खूंटी में तो देखिए, अर्जुन मुंडा से सीधे तौर पर मतदाताओं की नाराजगी थी। जब हम वहां जा रहे थे तब भी लोग ये कह रहे थे कि भाई अर्जुन मुंडा हमसे कटे हुए हैं। वो केंद्र में, दिल्ली में मंत्री जरूर रहे, लेकिन वो रांची आते थे, घोड़ा बांधा जाते थे, दिल्ली आते जाते थे, लेकिन खूंटी को उन्होंने कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया था। और ये बात वहां के लोगों को काफी चुभ रही थी और उसका इफेक्ट दिखा है। लोहरदगा की बात की जाए तो वहां सुखदेव भगत काफी दिनों से प्रयासरत थे और सुखदेव भगत की छवि कुल मिलाकर वहां अच्छी है। पिछली बार भी वो चुनाव में थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। और हाँ, सुदर्शन भगत का नहीं होना, ये भी कहीं न कहीं असर पड़ा है। और कहा जा सकता है कि सुदर्शन भगत को लेकर नाराजगी थी उदय, और इसलिए बीजेपी ने चेंज किया था कैंडिडेट। बिल्कुल, कैंडिडेट चेंज किया था, लेकिन सुदर्शन भगत से काफी कनेक्टेड थे कार्यकर्ता। अभी बाद में जब इन बातों की समीक्षा हो रही है, तो बिल्कुल आएगा कि क्या उनका आकलन रहा। देखिए, लोहरदगा जो सीट है वो काफी दिलचस्प लड़ाई के बीच से गुजरा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक राज्यसभा सांसद को वहां बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। वो उस क्षेत्र से विधायक भी रहे हुए हैं पहले, तो एक जाना पहचाना चेहरा को बीजेपी ने एक उम्मीदवार के तौर पर बनाया। लेकिन सुखदेव भगत भी उनके बीच जब उम्मीदवार के तौर पर आए तो कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया, क्योंकि वो भी पहले से उस क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे, वहां से विधायक भी रहे। तो एक सीधे तौर पर दो जाने हुए चेहरों के बीच की लड़ाई थी। दोनों सरल स्वभाव के हैं, आम लोगों से कनेक्टेड हैं। तो जब एक थोड़ा सा भी डिफरेंस नेचर का रहता है तो लड़ाई जो है थोड़ा एक तरफा होता है। तो यहाँ स्वभाव से लेकर के एक पहचान तक की लड़ाई जो है बराबर की हो गई। लेकिन लोहरदगा में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि डेमोग्राफी का भी काफी असर हुआ है। डेमोग्राफी बदला है। अगर आप 5 साल में ही देखें तो लोहरदगा में जो आबादी है वो बढ़ी है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। करीब 10% मत पिछली बार से गिरा है इस बार बीजेपी का। पिछली बार 45% के आसपास मत था और इस बार अगर आप देखिए तो 35.56 मतलब 35.5%। तो 10% का वोट जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है इस बार। और दिलचस्प ये है कि चमरा लिंडा को जो वोट मिले हैं वो सिर्फ मिले हैं 4.76%। तो जो 45,998 46,000 वोट चमरा लिंडा निकाल कर लाए हैं वो लगता है कि बीजेपी खेमे से ही उधर शिफ्ट हुआ है।
बिल्कुल, देखिए एक ये जरूर उम्मीद थी कि चमरालिंडा के चुनावी मैदान में आने से त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो 1 लाख तक के वोट के आंकड़े जो है वो माने जा रहे थे कि अगर चमरालिंडा 1 लाख वोट ले आते हैं तो फिर बीजेपी की राहें जो है आसान हो जाएंगी, वरना वहां बीजेपी के लिए ये टफ सीट था और हम लोगों ने भी इसे टाइट फाइट में रखा था। तो परिणाम बिल्कुल असेसमेंट के आधार पर सही रहा। जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि जो वोटों का शिफ्टिंग है अगर वो होता है तभी जाकर बीजेपी के पक्ष में यह परिणाम होगा, वरना कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं भारी पड़ते हुए दिख रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी हमारी बातचीत होती थी तो उनकी नाराजगी चमरालिंडा के खिलाफ होता था कि चमरालिंडा अगर चुनावी मैदान में नहीं आते तो ये लड़ाई एक तरफा था। लेकिन चमरालिंडा अपने कुछ विषय को लेकर के, अपने समाज की लड़ाई को लेकर के वो अडिग थे कि पार्टी ने हमें अगर टिकट नहीं भी दिया तो हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और संसद तक पहुंचकर जिस सरना धर्म कोड की बात की जा रही है उसी को वो सबसे पहले सदन में उठाने के लिए, लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। तो इसका फायदा कहें तो कांग्रेस को मिला, चमरालिंडा का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। करिश्मा, आपका क्या आकलन है? जी आसिया, पहले तो ऐसा लग रहा था, मैं बिल्कुल मदन की बातों से सहमत हूं, मुझे ऐसा लग रहा था या फिर कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर चमरालिंडा 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आते हैं तो जरूर इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। और ऐसे में कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि अगर चमरालिंडा चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि झामुमो के वो विधायक है और काफी अनुभवी भी है, तो ऐसे में यही माना जा रहा था कि अगर चमरालिंडा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका नुकसान जो है वो सीधा सुखदेव भगत को उठाना पड़ सकता है। और कई मर्तबा मैंने खुद सुखदेव भगत से बातचीत की थी कि 2019 में चमरालिंडा चुनावी मैदान में नहीं थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीती तो नहीं थी लेकिन सिर्फ 10,000 वोट से पीछे हुई थी। तो इस बार क्या कुछ रणनीति जो है कांग्रेस बनाने वाली है। तो उनका कहना था कि चमरालिंडा चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा की, क्योंकि उनका पहले से कहना था कि उन्होंने पार्टी के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो जो क्षेत्र है, वो जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में गई, जिसके बाद सुखदेव भगत चुनावी मैदान में उतरे। तो देखिए लगातार समीकरण जो है वहां पर बदलते हुए नजर आ रहे थे। मैं खुद लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के कई जगहों पर मैं खुद गई, वहां के लोगों का मिजाज टटोलने की कोशिश की थी कि आखिर वहां के लोग क्या चाहते हैं। तो उनका कहना था कि 5 साल अगर बीजेपी के कार्यकाल को देखें तो उतना विकास नहीं हो पाया है और लोहरदगा के लोग विकास चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि जो सोचकर हम लोगों ने सांसद को पिछले साल चुना था वो सोच शायद वो सांसद पूरा नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही कई लोगों ने ये भी कहा कि जो वर्तमान सांसद के लिए तो बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया, समीर उरांव को मौका दिया, लेकिन जनता तो चाहती है ना आसिया कि अगर 5 साल कोई सांसद है उनके क्षेत्र का तो वो काम करे। जनता नहीं चाहती है या फिर जनता ये नहीं सोचती है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में कैंडिडेट चेंज करेगी। लोग तो यही देख रहे हैं कि बीजेपी के सांसद अगर चुनाव जीत रहे हैं तो वो अच्छे से काम करे, लेकिन वहां पर वैसा देखने को नहीं मिला। मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों का खुद मैं भ्रमण की तो लोगों का कहना था कि योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो जरा सोचिए कि अगर बीजेपी की सांसद वहां पर है तो वहां पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो लोग वहां पर बदलाव इसलिए भी चाहते थे क्योंकि लोगों का कहना था कि अब हम चाहते हैं कि कोई दूसरे दल के सांसद बने ताकि उनका जो सपना है या फिर उन्हें जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वो योजना का लाभ उन्हें मिले। लेकिन देखिए लोहरदगा में कई लोगों का यही कहना था कि सरना धर्म कोड का मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में जा चुका है, लेकिन वहां के लोग चाहते हैं कि सरना धर्म कोड का मुद्दा जो है वो उठे। और मान सकते हैं हम लोग कि सुखदेव भगत सरना धर्म कोड को लेकर लगातार अपनी बातों को रखते थे। कई जगहों पर वो खुद जाते थे और ये बोलते थे कि अगर वो सांसद चुने जाते हैं तो वो सरना धर्म कोड का मुद्दा जरूर संसद में उठाएंगे। और आज जिस तरीके से मैंने उनसे बातचीत की तो पहले जिस तरीके से वो बात करते थे बिल्कुल आज उसी तरीके से बात की। उनका यही कहना था कि सबसे पहले मैं संसद जाऊंगा तो सरना धर्म कोड की बात करूंगा, वो मुद्दा उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरना धर्म कोड का मुद्दा या फिर सरना धर्म कोड का जो मामला है वो कैसे आगे बढ़े। तो कह सकते हैं कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 1 लाख प्लस मतों से जीत हासिल करता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में ऐसा देखने को मिलता है कि एक को नुकसान और एक को फायदा। त्रिकोणीय तो बन नहीं पाया, हालांकि ये चुनाव प्रचार के दौरान लग रहा था। लेकिन चलिए एक एक सीट पर हम चर्चा करते हैं और इस चर्चा में ये भी शामिल होगा। पहले सीट वाइज हम देख लेते हैं जो 5 सीटें इंडी गठबंधन ने जीती है, बीजेपी वहां से क्यों हारी, एनडीए क्यों हारा, इस पर हम मंथन करेंगे। लेकिन उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस चुनाव के बाद वो वजहें क्या निकल कर आ रही हैं
या क्या इन चुनावों के बाद समझ में आ रहा है? अब अगली सीट पर भी चर्चा करें। बिल्कुल, उधर की जानकारी है एक फैक्टर ये भी है, देखिए लोहरदगा और इन सीटों पर क्या हुआ है ना कि लोहरदगा में सभी विधायक, अगर वहां देखा जाए तो मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, सिसई से जीगा सुसारन होरो, गुमला से भूषण तिर्की, बिशुनपुर से चमरा लिंडा, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, यानी बीजेपी कहीं न कहीं विधानसभा ये सब लूज कर चुकी थी और इसका भी प्रभाव कहीं न कहीं दिखा है। और ये भी एक फैक्टर होता है कि जो विधानसभा जो विधायक थे उन्हें यह टास्क दिया गया था कि अपने अपने विधानसभा में आप संभाल लें, और इसका असर दिखा है। गुमला में जब खुद जीए मीर पहुंचे थे, जो कांग्रेस के प्रभारी है झारखंड से, उन्होंने यही कहा था कि पहले तो वहां पर भीड़ काफी थी और पहली दफा मैंने ऐसा देखा कि कोई प्रभारी अगर कोई जगह पर गए हैं तो वो सबसे पहले यही बोले कि जो विधानसभा से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो पहले हाथ खड़ा कीजिए। पहले उन्होंने सिसई या फिर अलग अलग विधानसभा का नाम लिया और उनका कहना था कि लोग अपना हाथ खड़ा कीजिए। उसके बाद उन्होंने विधायक की तरफ देखा और ये कहा कि देखिए जितने भी लोग आए हैं वो कम है, लेकिन मैं जो टास्क दिया हूं उसमें आप लोगों को खरा उतरना है। तो पहली दफा ऐसा हुआ था कि लोगों के सामने जो प्रभारी है वो इस तरीके से विधायकों से बात किए थे कि आपका जिम्मेदारी होता है कि आप अपने विधानसभा को देखिए और वहां से देखिए कि लोग कितना वोट करते हैं। चलिए, तो पूरी कोशिश की गई है इंडी गठबंधन की तरफ से, लेकिन 5 सीटें ही उसके झोली में गई हैं। रंजन जी, एक सीट हॉट सीट बनी हुई थी सिंहभूम की सीट भी, सिंहभूम भी बीजेपी ने लूज किया है, क्या वजह लग रही है? देखिए, सिंहभूम सीट पर भी जैसा कि अभी उदय ने लोहरदगा की बात की कि वहां पर बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, तो उसी तरह से जो एक सिंहभूम सीट है वहां जो 6 विधानसभा हैं उसमें से किसी पर भी बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। एक तो पहली बात ये है, लेकिन आप ये भी कह सकती हैं कि जब विधायक होते हैं तो मुझे लगता है उनका एक अपना एंटी इनकम्बेंसी भी साथ में होता है, क्योंकि अब 5 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अगर वोट लाने में वो कामयाब रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि अगर वहां से उनके विधायक हैं और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनके कहने पर वोट दिया जा रहा है, इसका मतलब जनता उनके कामों से खुश है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि कई बार पॉजिटिव वोट के साथ नेगेटिव वोट भी गिरते हैं। तो क्या सिंहभूम में एक वजह यह है कि जब गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़ा, इसे जो है उस तरह से वहां की जनता ने नहीं लिया, उन्हें लगा कि बिल्कुल चुनाव से ऐन पहले अगर आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो कोई बात है। देखिए, कल तक जो हम बात कर रहे थे, लेकिन आज जब मैं आंकड़ों को देख रहा था तो सिंहभूम में पिछली बार बीजेपी को 41% के आसपास वोट आए थे, जो इस बार गिरकर 35% के आसपास पहुंच गया है। तो ये जो 6% गिरा है वोट बीजेपी का, वो क्यों गिरा? जबकि इस बार तो बाई रूल बढ़ना चाहिए था। हम जब आकलन करते थे तो हम क्या कहते थे कि 40-41% तो बीजेपी का अपना वोट है। अब गीता कोड़ा अपने साथ कुछ प्रतिशत वोट लेकर आएंगी तो एड ऑन होगा तो वो 50 क्रॉस हो जाएगा, तब फिर वो जीत सकती हैं। कंडीशन यही था, लेकिन वैसा हुआ नहीं, बल्कि 5% वोट और कट गया, वो कम हो गया। जो लक्ष्मण गिलुआ के नाम पर शायद जाता होगा वो वोट और कम हुआ है, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि हम सारे लोगों की चर्चा करते हैं, हम कल्पना सोरेन की बात करते हैं, अभी जीए मीर की भी बात हुई, लेकिन सिंहभूम की जीत में चंपई सोरेन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरायकेला वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से अक्सर लोकसभा चुनाव में बीजेपी लीड करती थी। यहां तक कि पिछले बार जब बीजेपी चुनाव हार गई थी तब भी जो है वहां से 63,000 वोटों की लीड उसके पास थी। तो यहाँ पर सीएम चंपई सोरेन, चूंकि उसी लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा से विधायक हैं, तो उसका एक पॉजिटिव वोट, चूंकि उनको भी लगा कि हमारा मुख्यमंत्री है, हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, तो जब आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री है तो वो इलाका जो है उसी पार्टी से संबद्ध हो जाता है। जैसे आप बिहार में जाएं तो जो नालंदा का इलाका है, जो वहां पर नीतीश कुमार का एक क्रेज है, जीत उन्हें मिलती है, तो वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो जाता है। तो चंपई सोरेन की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। सिंहभूम में जो जीत मिली है और इतनी बड़ी जीत मिली है,
उसमें जो है चंपई सोरेन का योगदान भी मुझे बहुत बड़ा लगता है। इसके अलावा कल्पना सोरेन गई, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उन्होंने वोट ऐड किए, चंपई सोरेन ने वोट ऐड किए, दीपक बिरुआ वहां मंत्री हैं, उन्होंने वोट ऐड किए, आपको जोबा मांझी का अपना वोट मनोहरपुर में है, उन्होंने ऐड किया। तो इन सब को जब आप जोड़िएगा तो लगेगा कि सिंहभूम में बीजेपी पिछड़ते चली गई और यही वजह है कि ये जो जीत है 1,68,000 वोटों की है, जो पिछली बार 72-73,000 वोटों की थी कांग्रेस की जब जोबा मांझी उधर से चुनाव लड़ी थी। तो ये एक बड़ा फर्क है, मुझे लगता है कि सिंहभूम में दिखा। और सिंहभूम भी वो एक जगह है जहां पर कि बीजेपी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि याद होगा कि यहीं से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया था जब अमित शाह जो है वो आए थे और उन्होंने कहा था कि अब चुनाव की तैयारी है, और उसी सिलसिले में बाद में गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल किया गया। तो इसीलिए बीजेपी को उस क्षेत्र में अब ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, उस क्षेत्र में अब गीता कोड़ा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो बीजेपी में बनी हुई रहती हैं और तो नेचुरली वो मानकर चलिए कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो विधानसभा जगन्नाथपुर से वो विधायक भी रह चुकी हैं और मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बीजेपी के लिए हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में अगर गीता कोड़ा चुनाव लड़ें तो वो जो 6 जगह जो अभी सिफर दिखाता रहे कम से कम खाता खुलता हुआ दिखे। चलिए देखिए, और ये असर इसी बात का दिखा है कि विधायक नहीं होने का, बीजेपी का एक भी विधायक नहीं रहा और चंपई सोरेन को ये टास्क दिया गया था। और देखिए कहीं न कहीं ये फैक्टर भी बना कि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। बागुन सुम्ब्रुई वहां से काफी दिग्गज नेता रहे, कई बार सांसद रहे और कांग्रेस से लोग कनेक्ट महसूस करते हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी बात ये भी है, लक्ष्मण गिलुआ जीता करते थे, वो भी हो समुदाय से आते थे, लेकिन वो साम दाम दंड भेद हर तरह के चुनावी रणनीतिकार बहुत बेहतरीन थे। बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन उनका असमय जाना बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की वजह है। और ये दिख रहा है कि बीजेपी के पास फिलहाल कोल्हान में कोई अच्छा रणनीतिकार नहीं है और इसकी कमी राकेश जी दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों की भी कमी जो है वहां पर दिखाई देती है और ये विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज है और उस पर काम करना होगा। वैसे इस पर मदन बीजेपी का एंगल बता सकते हैं। देखिए, बीजेपी बीट और कांग्रेस बीट बिल्कुल अगल बगल बैठे, दोनों है, दोनों इस पर सही भिड़े बताएं अपनी अपनी बातों को। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो बड़े नेता अगर आप कहें तो 2 जमशेदपुर से जरूर आते हैं, चाहे वो रघुवर दास हो या फिर अर्जुन मुंडा हो, लेकिन जो एक कोल्हान का जो क्षेत्र है, खास करके जो चाईबासा या सिंहभूम जो लोकसभा सीट है, वहां से लक्ष्मण गिलुआ जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके नेतृत्व में एक अच्छी टीम वहां तैयार हुई, वो काम किया और जो है जीत भी हासिल की। लेकिन उनके जाने के बाद वहां लग रहा है कि अचानक से खाली सा पड़ गया है। तो अब रघुवर दास जी राज्यपाल बनकर चले गए, अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री बनकर चले गए, तो वो जो एक और सरयू राय निर्दलीय एक जो विधायक के तौर पर थे, जो एक बड़े नेता थे जमशेदपुर से, वो निर्दलीय पार्टी छोड़कर एक खाली जगह बन गया और कोई दूसरा वहां रिस्क या आगे बढ़ने की एक सोच नहीं रखा। इस वजह से फिलहाल अब कोई बड़ा चेहरा अगर वहां मौजूद हो तो वो रांची से जाकर के वहां कुछ करता है। अब जेबी तुबिद जी हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति उस तरह से नहीं है कि जो एक लक्ष्मण गिलुआ की उपस्थिति थी या फिर जो एक नेतृत्व करता होता है। बड़े अधिकारी रहे, एक जिम्मेदारी अब जाकर के वो जो है पार्टी में भी पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जितना मौका उनको मिला था उसमें वो अपना जमीन वहां उस तरह से तैयार नहीं कर पाए। करिश्मा, क्या आप आकलन कर रही हैं? कांग्रेस की सीट उसे मान रही है, इसका फायदा हुआ या फिर चंपई सोरेन ने पूरी ताकत लगा दी? यूं कहें कि जब मुख्यमंत्री का इलाका होता है तो पूरी सरकार लग जाती है, क्या ये भी एक वजह थी या यहाँ दल बदल करना मतदाताओं को पसंद नहीं आया? देखिए आसिया, अगर हम पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा सीट की बात करेंगे तो कई बातें निकलकर सामने आ रही थी जब से गीता कोड़ा कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामी थी, क्योंकि 2019 में कांग्रेस की ओर से गीता कोड़ा को टिकट दिया गया था और गीता कोड़ा ने जीत भी हासिल की थी। उसके बाद निरंतर गीता कोड़ा वहां पर काम कर रही थी, लेकिन अचानक से कई खबरें आपने देखी होगी आसिया कि कई खबरें ऐसी चल रही थी कि गीता कोड़ा कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकती है, क्योंकि झामुमो की ओर से एक दबाव जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया जा रहा था कि इस बार झामुमो जो है पश्चिमी सिंहभूम से चुनाव लड़ना चाहता है। और ऐसे में गीता कोड़ा को ऐसा लगा कि अगर कांग्रेस को इस बार वो सीट नहीं मिलेगी तो आखिर गीता कोड़ा कहां से चुनाव लड़ेगी। और
यही वजह थी कि गीता कोड़ा ने आनन फानन में ये डिसीजन लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि माना जाता है आसिया कि कोल्हान में बीजेपी की पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। तो शायद गीता कोड़ा को ऐसा लगा कि कांग्रेस की टिकट से तो वो जीत हासिल कर ली है, लगातार वो काम भी कर रही है, तो जनता उन्हें बखूबी से जानती है और जनता उसी तरीके से आशीर्वाद भी देंगी। शायद गीता कोड़ा ने ये सोचा होगा और यही वजह है कि जब बीजेपी का उन्होंने दामन थामा था तो मीडिया के सामने आकर वो यही बोली थी कि जब कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिला गया था तो लोगों के बीच वो जाती थी तो वो उपलब्धियां जो है कांग्रेस की वो नहीं गिनवा पाती थी, लोगों को बताने समझाने में उन्हें काफी दिक्कत होती थी। लेकिन उनका कहना था कि जब से मैं बीजेपी का दामन थामी हूं तब से मुझे लोगों से मिलने में या फिर लोगों को उपलब्धियां बताने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होता है, मैं उपलब्धियां आराम से बता देती हूं। तो गीता कोड़ा ने यह सोच लिया था कि कांग्रेस की टिकट से अगर वो जीत हासिल कर सकती हैं तो बीजेपी के टिकट से क्यों नहीं। लेकिन दूसरी ओर जोभा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया, मनोहरपुर से विधायक भी है जोभा मांझी, और ऐसे में आपने सही कहा कि चंपई सोरेन भी पूरे तरीके से कमर कस लिए थे कि जोभा मांझी को टिकट झामुमो की ओर से दिया गया है तो वो भी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से जोभा मांझी काम करेगी। हालांकि जोभा मांझी उतनी वोकल नहीं है, आपने कई बार देखा होगा कि कई मुद्दों को लेकर वो नहीं बोलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जोभा मांझी वोकल हो जाती हैं और बोल भी लेती हैं। तो इस बार शायद मैं मानती हूं आसिया कि जोभा मांझी शायद वोकल हुई और जनता के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश की कि अगर वो जीत कर आएंगी तो क्या करेंगी। चलिए, तो ये तो उनके पति देवेंद्र मांझी को भी वहाँ टाइगर के नाम से जाना जाता था और उनकी एक जो साख है वो असर करता है और जोभा मांझी की छवि बहुत अच्छी है, आदिवासी लोग उनसे वोटर्स जो है वो कनेक्ट महसूस करते हैं। कोई उन पर अब तक किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है, बयानबाजी भी वैसी नहीं होती जिसकी वजह से कोई उन चर्चा हो उनकी या फिर उनकी इमेज। जब वो जेएमएम में नहीं थी तब भी वो चुनाव जीतती थी वहां पर, तो ये उनकी अपनी भी पहचान जो है वो मनोहरपुर क्षेत्र में कम से कम है, साफ सुथरी छवि। जी हाँ, और यही बात है कि पार्टी में वो तो 2014 में जेएमएम में जाकर शामिल हुई, लेकिन उससे पहले भी वो वहां से चुनाव जीतते रही हैं। तो इसकी वजह यह है कि उनकी अपनी एक पहचान है और जो उनके क्षेत्र के मतदाता हैं उनके कार्यों की सराहना करते हैं, तभी तो बार बार उन्हें चुनते हैं। लेकिन आसिया, जो लगातार हम मुद्दे उठा रहे थे कि हो समाज अगर एकत्रित नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या हो समाज एकत्रित नहीं हुआ था जो ये फैसले आए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, नाराजगी तो दिखी है। चीज ये है, देखिए इस चुनाव में ये दो चीजें स्पष्ट तौर पे सामने आई है। वो ये है, पहला कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो ये अब नहीं चलेगा कि आप चुनाव जीत करके दिल्ली चले जाइए, आप अपने राजधानी में रहिए, आपको ट्रैक्टर से भी पहुंचना होगा। और जोभा मांझी ने यही पहचान बनाया, मंत्री रहते हुए वो ट्रैक्टर से अपने क्षेत्र जाती थी जहां पर वो बाइक नहीं जाता या फिर सड़कें अच्छी नहीं थी जिससे वो नहीं पहुंच सकती थी। जोभा मांझी की वो तस्वीर काफी सुर्खियों में रहा कि वो ट्रैक्टर से अपने क्षेत्र जाती थी। दूसरी बात जो सबसे और महत्वपूर्ण है कि चुनाव से ठीक पहले अगर आप अपना ये सोचते हैं कि हम अपना मन बदल कर किसी पार्टी में चले जाएं और मेरा कार्यकर्ता का मन बदल जाए कि हाँ हमने दल बदल लिया और हम उसके झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे, तो दो चीजों का सामना करना पड़ता है। एक तो जो आपके साथ आपके समर्थक थे वो नाराज होते हैं, वो जाएंगे कि नहीं दूसरे दल में। दूसरा, जो आप जिस दल में जाते हैं उसके कार्यकर्ताओं को आपके आने से कितनी नाराजगी है। दो तरह की चीजों का सामना करना पड़ा और परिणाम झारखंड में देखिए कि सीता सोरेन गई बीजेपी में, उनको हार का सामना करना पड़ा। जेपी पटेल सोरेन के मामले में मदन, जब मैं आंकड़े देख रहा हूं तो वो तो बिल्कुल डेमोग्राफी की वजह से हारते हुए सब ठीक है, परिणाम आखिरी परिणाम को भी अगर आप देखिए, कारण जब आप हार की समीक्षा करते हैं जेपी तो पटेल आप को देखिए, सही कारण पर जाएंगे ना। जेपी पटेल बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में गए, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में उस पार्टी की नाराजगी रहती है, उन्हें लगता है कि जब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का झंडा डो रहे हैं और जब फल मिलने की बारी होती है तो आप बाहर से बुला के किसी को दे देते हैं, तो ये तो नाराजगी जाहिर तौर पर रहेगी। अब उस नाराजगी को कौन कैंडिडेट पाट पाता है वही जीत पाएगा। ये फैक्टर तो शायद हम चाहते हैं कि उदय जी इसको बताए कि क्या हो समाज के लोग एक साथ नहीं हुए, क्या यही वजह था कि गीता कोड़ा जीत हासिल नहीं कर पाई? देखिए, हो समाज के लोग
थोड़े नाराज थे। ये बात दिखाई दे रही थी कि वो इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थी, कहीं न कहीं पार्टी बदलना भारी पड़ा है। और देखिए गीता कोड़ा को लेकर एक बात ये भी थी जिसकी चर्चा बहुत कम हुई कि वो भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी। अगर वो इस इलाके की सांसद रही हैं तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक उनकी पहुंच नहीं हुई थी। और इन 5 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा दौरे भी नहीं किए थे, सुध भी नहीं ली थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि भाई सत्ता किसी और की है। तो अब जो भी वजह रही हो, लेकिन इसका खामियाजा उठाना पड़ा। और जैसे ही गीता कोड़ा के टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, वो जब ग्रामीण इलाकों में जा रही थी तो उन्हें बंधक बना लिया गया था, उनका विरोध हो रहा था। ये फैक्टर्स काम कर रहे थे। और ये खबरें वायरल हुई, ये खबरें यूट्यूबर्स के जरिए जिस तरह से पूरे इलाके में फैली, तो लोगों का एक मानसिकता बन गई कि नहीं, इनका विरोध करना है। बिल्कुल। और जेएमएम के जो हो विधायक हैं जी, जो जेएमएम के हो विधायक हैं, उन्होंने भी पूरी मेहनत की है और उन्होंने भी वोट ट्रांसफर किया है। तो जो हो वोट इकट्ठे एक जगह पड़ने की बात हो रही थी, वो नहीं हो सका। हो वोटर्स ने जोबा मांझी को बढ़ चढ़कर वोट किया है और तभी ऐसा रिजल्ट आया है, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्जिन 1,68,000 का ऐसे नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हो समाज से भी जोबा मांझी को अच्छी वोटिंग हुई है। बिल्कुल, उनके वोटिंग के बिना तो वहाँ कोई सीट जीत ही नहीं सकता। लगभग 2.5 लाख वोटर। उदय जो बता रहे हैं कि नाराजगी जब आप अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे जीतने के बाद, तो नाराजगी दिखती है। और मुझे लगता है खूंटी में यही नाराजगी दिखी है। रंजन जी, खूंटी भी एक ऐसी सीट, प्रतिष्ठा का सवाल वो था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा। लोहरदगा में भी ये बातें सामने आई है कि लोहरदगा में भी सांसद नजर नहीं आते। नहीं, उनको तो बदला गया, उसी वजह से उनको बदला गया था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए। तो बिल्कुल चीज है कि अब नेताओं को समझना होगा कि सिर्फ चुनाव के समय चेहरा दिखाने से काम नहीं, फील्ड में रहना पड़ेगा उन्हें। आपको फील्ड में रहना तो होगा। खूंटी में भी हार की ये वजह मानते हैं? या देखिए, खूंटी में हार की ये एक वजह है, प्लस जो खूंटी का समीकरण है वो भी बहुत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप 2019 का भी चुनाव देखिएगा